तो आज हम हमारे बायोलॉजिकल रिवीजन सीरीज का मतलब हमारे जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो मतलब कि पार्ट फर्स्ट में हमने देख लिया था कि NADPH ATP वगैरह ये सब बन गए थे ना, और लाइट रिएक्शन हो गई थी। और अब हम पार्ट सेकंड में देखेंगे तो हमारी डार्क रिएक्शन जो मतलब कि ATP NADPH जो है मतलब कि हमारे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बेसिकली, तो वो कहाँ काम मतलब कि कहाँ यूज हो रहे हैं ना, उनका क्या काम है। तो देखेंगे कि ये हमारे जो ATP NADPH ये हमारे बन गए और ये हमारे यूज होंगे आगे चल के जो हमारे प्लांट के बेसिकली हमें जो फूड चाहिए मतलब कि हमारे शुगर स्टार्च वगैरह ये सब बनाने के लिए, है ना। तो देखते कैसे। तो हमारे जो डार्क रिएक्शन होते हैं बेसिकली हम उसे बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं, क्योंकि वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज करके और हमारे फूड बना रही होती है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब कि हमारे यूज होंगे CO2 वाटर के प्रेजेंस पे हमारा फूड बन जाएगा बेसिकली, है ना। तो इनमें क्या होगा कि एक मतलब कि देखा गया था सबसे पहले जब हमारे वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी, खत्म ही हुई थी वो, उसके बाद देखा था कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रिलेटेड रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स चल रही थी। तो उस टाइम पे हमारे जो कैल्विन थे मतलब कि कैल्विन जो मेल्विन कैल्विन जो थे, तो कैल्विन ने क्या किया था कि मतलब कि उन्होंने फोटोसिंथेसिस में इस चीज को यूज करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने क्या किया था कि रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स के थ्रू और CO2 का यूज करके और कार्बन 14 का यूज करके हमारा फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है, स्टेबल प्रोडक्ट बनता है PGA मतलब कि हमारी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बारे में बता दिया था। तो देखते हैं कि क्या क्या है। और उसके बाद पूरी जब साइकिल चलती रही उस टाइम पे उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया था इसे, इसलिए हम इसे C3 साइकिल कैल्विन साइकिल कहते हैं। और उसके बाद था कि उसके बाद पहले तो ये सर्च किया गया कि सभी प्लांट्स में C3 चलती है क्या, या प्लांट्स के साथ साथ तो डिफर करती है। तो देखा गया कि सब में चलती है ना। और एक चीज और देखी गई कि इन एडिशन कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक और साइकिल चलती है जिनमें हमारा जो फर्स्ट मतलब कि उनमें क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन के थे, इसलिए इसे C4 साइकिल बोला गया था। और इनमें क्या था कि C3 C4 दोनों चल रही होती थी प्लांट्स में। तो दो टाइप की साइकिल पढ़ेंगे, एक C3 और एक C4। सबसे पहले देखेंगे कि C3 साइकिल में हमारा जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो जैसा हमें पता है कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो CO2 लेके बनेगा, है ना। और ये भी पता है कि वो बनेगा 3 कार्बन का। तो अगर हम सोचे तो ये दिमाग में आता है कि कोई 2 कार्बन का प्रोडक्ट रहा होगा, उसने CO2 लेके 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनाना है ना। और ऐसा शुरू में साइंटिस्ट ने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा होता है कि 5 कार्बन का कीटोज शुगर कोई होती है जो कि हमारी आगे चल के और 3 कार्बन के दो PGA बना लेते, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स बना लेते। तो इनमें क्या होता है कि बेसिकली हमारा रूबिस्को RUBP होता है हमारा सबसे पहले, मतलब कि रूबिलॉस बिसफॉस्फेट, ये हमारी शुगर होती है जिसमें मतलब कि रूबिस्को जो रूबिस्को एंजाइम है ना, और रूबिस्को जो होता है जैसा हमने पढ़ा था ये हमारा होल बायोस्फीयर में सबसे अबंडेंट होता है ना। तो रूबिस्को आएगा और वो क्या करवाएगा, CO2 का फिक्सेशन करवा देगा बेसिकली कार्बोक्सिलेशन किसमें, RUBP में, है ना। और CO2 का फिक्सेशन करवा देगा, जैसे 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे हमारे PGA के, है ना, 3 PGA के, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हो गए, मतलब हमारे 6 कार्बन हो गए। तो सबसे पहली हमारी होगी कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद दूसरी होती है हमारी डीजेनरेशन, है ना, सॉरी कार्बोक्सिलेशन होती है। उसके बाद होती है हमारी, तो रिडक्शन में क्या होगा कि हमारे PGA बन गया। अब PGA से आगे चल के शुगर्स बन जाते हैं, मतलब जो भी चीज जैसे स्टार्च वगैरह चाहिए आपको, तो वो बन जाते हैं। तो कैसे बनेंगे कि हमारा PGA से और फिर उन तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा कि 2 ADP यूज होंगे और 2 NADP यूज होंगे, और ये दोनों क्या करेंगे, 2 ATP का सिंथेसाइज कर देंगे और 2 हमारे बन जाएंगे NADPH, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा कि रीजनरेशन भी होता है इसमें, तीसरी प्रोसेस जो होती है इसमें क्या होगा कि एक ही ADP को ATP में कन्वर्ट कर देंगे और वापस से फिर हमारा RUBP ही बन जाएगा। तो ये हमारी होती है पूरी मतलब कि हमारी बोले तो पूरी C3 साइकिल। अगर हम इसमें देखें तो मान लो हमें शुगर्स में हमारा ग्लूकोज बनाना है, तो हमारी क्या होगी, 6 कार्बन की कोई शुगर होगी। तो इसमें क्या होगा कि उस साइकिल को पूरा 6 बार चलना पड़ेगा। तो इसमें देखें तो कितना क्या क्या यूज होगा। तो इसमें हमारे देखो जैसे हमने पढ़ा था 2 ATP तो वहाँ पे यूज हो रहे थे और एक वहाँ पे यूज हो रहा था। तो इसमें पूरे हमारे 18 ADP यूज होकर 18 ATP बनेंगे और 6 बार साइकिल चलेगी। और हमारे 12 NADH यूज 12 NADP यूज होकर 12 NADPH बनेंगे। तो ये इसके प्रोडक्ट्स हो गए। उसके बाद हमारे दूसरी आती है C4 साइकिल, है ना। तो C4 और रूबिस्को के बारे में कोई इंटरेस्टिंग चीज है कि जो रूबिस्को होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, है ना। तो मतलब कि क्या होगा कि कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों आए तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ दोनों के साथ बाइंड करता होगा ना। तो इसमें क्या होगा कि जब ये हमारा CO2 के साथ बाइंड कर लेगा तो ये हमारी पूरी साइकिल चल जाती है C3 वगैरह। और अगर ये हमारा गलती से O2 के साथ बाइंड कर लेगा, है ना, तो हमारी चल जाती है आगे चल के पूरी फोटो रेस्पिरेशन। और इसके बारे में हम ज्यादा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो इसमें फिर क्या लिख रखा था कि मतलब किसमें ऐसे बताया हुआ C4 पाथवे के बारे में कि C4 पाथवे जो होता है वो हमारे बंडल, इसमें 2 टाइप, मतलब कि हमारे C3 प्लांट में जब C3 साइकिल चलेगी तो ये हमारे मीजोफिल सेल्स में चलेंगे, और C4 प्लांट में दोनों साइकिल चल रही होती है। तो C4 प्लांट में जब C3 साइकिल चलेगी तो हमारी बंडल शीट सेल में चलेगी, और C4 साइकिल में दोनों सेल यूज होते हैं, हमारे मीजोफिल सेल और बंडल शीट सेल। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं मतलब कि इनमें क्या होता है कि वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं उनके मतलब कि पूरे सराउंडेड बाय मतलब होते हैं हमारे बंडल शीट सेल से, और इनकी
कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है बंडल शीट सेल की कि इनमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं ना, और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, और बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत मोटी होती है, इम्पर्मिएबल होती है, ये इनकी चीजें होती है इनमें। तो इनमें था कि इनमें क्रेन्स एनाटॉमी दिखती है इनकी लीव्स में हमारी, जो कि इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है बेसिकली। और इसमें क्या था कि इनमें सबसे पहले क्या होगा, मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल, ये दोनों प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से जुड़े हुए होंगे और इनके अंदर प्रोसेस चलेगी। तो सबसे पहले होती है हमारी पीईपी मतलब फोस्फोइनोल पायरुवेट, फिर हमारा H2 और CO2 मान लो बाहर से आए तो उन्होंने हमारा बाइकार्बोनेट आयन बनाया होगा, फिर एक H+ रिड्यूस करके HCO3- एसिड बना ली है ना। उसके बाद क्या होगा, पीईपी और HCO3 ये दोनों हमारा मिलके और हमारा बनाते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गई। अब इसके बाद होगा प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के थ्रू इसका मेसोफिल सेल में बनी है ये। अब यहाँ से ये जाएगी हमारी बंडल शीट सेल में, जहाँ पे इसका ट्रांसपोर्ट हुआ। फिर ये C4 एसिड है, ये कोई भी हो सकती है हमारी, मैलिक एसिड भी हो सकती है, स्पार्टिक एसिड भी होती है, लेकिन ये C4 एसिड होती है, ये बात है काम की। फिर C4 एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब एक कार्बन उसमें से निकल के C3 एसिड बन गई। C3 एसिड वापस से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी और ये हमारी पहुंच जाएगी वापस से मेसोफिल सेल में। और फिर यहाँ पे क्या होगा कि वापस फिर ये पीईपी का फॉर्मेशन कर देती है, रीजनरेशन वगैरह करके। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि हमने देखा कि रुबिस्को एंजाइम जो होता है, इसमें एक बात है कि जो हमारा रुबिस्को, और हाँ जो बंडल शीट सेल जो था हमारा, वहाँ पे CO2 निकल गई, तो बेसिकली वहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो वहाँ पे हमारी C3 साइकिल चल जाएगी, है ना। इसलिए मैंने बताया था कि सिर्फ C4 प्लांट्स होते हैं, उनमें बंडल शीट सेल के अंदर C3 साइकिल चलती है। फिर इसमें था कि इसमें बंडल शीट सेल में जो हमारा है रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है, और पेप्केज जो होता है हमारा, जो कि पीईपी को हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा होता है, वो एब्सेंट होता है। ठीक, ये दोनों चीजें। अब हम थोड़ा सा फोटो रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन में हमारा क्या था कि मैंने बताया था कि ये दोनों के साथ बाइंड करने की एफिनिटी रखता है। फेवरेबल कंडीशंस वो होती है जिनमें वो CO2 के साथ बाइंड करता है, और जब मान लो कि दोनों का बराबर प्रोपोर्शन हो कि 50% CO2 50% O2, तो भी वो CO2 के साथ ही हमारा बाइंड करता है, ऐसा होता है। और जो हमारे C4 प्लांट्स है उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो सकती, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन तभी होती है जब O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। और हमारे जैसे कि बंडल शीट सेल में चलती है C4 में, तो बंडल शीट सेल में पहले ही CO2 रिलीज हो रही होती है, वहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा ही होती है। तो सिर्फ C3 प्लांट्स में हमारी फोटो रेस्पिरेशन चलती है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो RUBP है, मतलब कि वो हमारा बाइंड करेगा किसके साथ, O2 के साथ, और वो हमारे बना लेगा दो कार्बन के दो प्रोडक्ट्स बनाएगा, एक तो फॉस्फोग्लिसरेट और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट, और CO2 रिलीज करेगा और ATP का भी यूज कर लेगा। तो ये बेसिकली वेस्ट प्रोसेस होती है, और इसका अभी तक कोई सिग्निफिकेंट वर्क मतलब हमें मिला नहीं है। और फिर यही था कि C4 प्लांट्स में ये नहीं चलती वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ छोटी मोटी बातें थी, है ना। उसके बाद फिर आया था हमारा, हाँ उसके बाद फिर हमने कुछ फैक्टर्स के बारे में जाना था कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा बेसिकली फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक प्लांट के अंदर दो फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स, दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। तो इंटरनल फैक्टर्स में जैसे कि मान लो कि जो प्लांट है उसके खुद के जेनेटिक डिस्प्रोपोर्शंस आ जाते हैं ना, उसमें खुद की एफिनिटीज आ जाती है कि कितना वो ले सकता है बाहर के फीट, मतलब कि बाहर की रिसोर्सेज को वो कितना यूटिलाइज कर सकता है, उसमें नंबर कितने हैं लीव्स के, और प्लांट की एज, ओरिएंटेशन, साइज, बहुत चीजें आ जाती है ना जो उसकी खुद की है ना। और उसके बाद दूसरे होता है हमारे एक्सटर्नल फीचर्स, जिसमें CO2 की अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी, कार्बन और हमारी टेम्परेचर, लाइट, ये सब आ जाते हैं। ठीक, तो इनके बारे में जानते हैं। तो CO2 सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल फीचर में हमारे लाइट के बारे में। तो लाइट जो होती है ये हमारी बहुत ही कम ऐसा होगा कि लाइट लिमिटिंग फैक्टर रही होगी, क्योंकि हमारी जो टोटल सनलाइट आती है उसमें से हमारी पार होती है मतलब कि 50% हमारी PAR होती है, जो कि हमारी यूज होती है बाई प्लांट, है ना। उसमें से भी आप अगर मतलब कि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो 10% जब लाइट आई इतने में ही प्लांट का सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है ना, तो लिमिटिंग फैक्टर कभी नहीं हो सकता, है ना। और ये उन नॉर्मल प्लांट्स की बात हो, जैसे बहुत शेडी जो प्लांट्स होते हैं उनका फिर हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि जब थोड़ी सी ज्यादा लाइट होगी तो उनमें फोटोसिंथेसिस थोड़ा मतलब कि बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत बस। उसके बाद दूसरा आता है हमारा CO2 की अवेलेबिलिटी। CO2 की अवेलेबिलिटी जो है ये हमारा मेजर लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में 0.03 से 0.04 तक इतनी CO2 प्रेजेंट होती है, और हमारे 0.05 जब अगर ये हो जाएगी तो हमारे प्लांट्स की रेस्पिरेशन बेसिकली बढ़ जाएगी, पूरी फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी। इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि 0.05 तक ही उन्हें लाइट चाहिए, लेकिन अगर ये ज्यादा टाइम तक हुई तो ही फिर हमारा हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए। उसके बाद था कि जो हमारे जो C4 प्लांट्स होते हैं उन्हें हमारे 360 माइक्रोलीटर तक CO2 चाहिए होती है, और हमारे जो C3 प्लांट्स होते हैं उन्हें हमारा 450 माइक्रोलीटर तक चाहिए होती है ना। और इसीलिए ऐसा था कि जो हमारे अगर मान लो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारे जो C4 प्लांट्स है उनमें तो कुछ वेरिएबिलिटी नहीं होगी, लेकिन हमारे C3 प्लांट्स जो है उनका हमारा मतलब की प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है ना, उसमें जो हमारी क्रोप्स वगैरह लगाई जाती है वहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, वहाँ पे C3 प्लांट्स लगाए जाते हैं जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में था कि हमारे जो C4 प्लांट्स है वो ज्यादा टॉलरेट करते हैं लाइट को, है ना।
ये ऐसे रीजंस में होते हैं क्योंकि और हमारे जो C3 प्लांट्स है वो कम टॉलरेट करते हैं। फिर था कि अगर मान लो कि हाई लाइट इंटेंसिटीज हुई तो हमारे C4 प्लांट्स ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब कर लेंगे और मतलब कि उनकी अच्छी चलेगी जो प्रोसेस होगी वो, है ना। और C3 प्लांट्स में अगर ज्यादा लाइट दे दी हमने तो उनका CO2 के साथ बाइंड करने के लिए एफिनिटी कम हो जाएगी, जिससे वो O2 के साथ बाइंड कर लेंगे, फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगी, है ना। इसमें ऐसा था, तो लो लाइट कंडीशन इसके लिए फेवरेबल होती है। उसके बाद फिर हमारा आता है वाटर। तो वाटर जो होता है एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फीचर्स के लिए लिमिटिंग फैक्टर होता है, और इनमें क्या होता है कि वाटर इस पूरी फोटो सिंथेसिस के लिए तो होता ही है रिस्पॉन्सिबल, इसमें तो है ही। और वैसे भी मान लो पानी की कंसंट्रेशन कम हो गई या नहीं मिला प्लांट को, तो पहले ही मतलब फोटोसिंथेसिस तो बाद में कि पहले उसकी लीव्स वगैरह टर्जेड हो जाएंगी, मतलब कि ड्राई हो जाएंगी, टर्जेड नहीं सॉरी, मुड़ जाएंगी, कर्ल इनवर्ड हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, फिर फोटोसिंथेसिस में बेसिकली प्रॉब्लम होगी। थैंक यू।